हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज का हमारा जो बीपीएससी टारगेट बीपीएससी मेंस का क्लास है वो ऑप्शनल हिस्ट्री से संदर्भित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस ऑफ द डे कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो ऑप्शनल हिस्ट्री का हो या जीएस पेपर का हो, लाने का कोशिश कर रहा हूं। तो आज की क्लास में हम ऑप्शनल हिस्ट्री पे बात करेंगे। ऑप्शनल हिस्ट्री में इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 क्लासेस बना चुका हूं क्वेश्चंस के लिए, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे 4th है ये, और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों देखो, आप लोगों के लिए मैं काफी मेहनत करता हूँ। क्वेश्चन सेलेक्ट करना, फिर क्वेश्चन बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, ये कोई आसान काम नहीं है। और इतना ही मेहनत मैं आप लोगों के क्लास के लिए भी करता हूँ। तो आप जरूर इसको देखें और आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर आपको करना है। आप चाहें तो आंसर हमसे चेक भी करवा सकते हैं, लोग चेक करवाते भी हैं। मैं उसका आंसर में कहाँ क्या कमी है ये भी बताता हूं मैं। तो आप चाहें तो अगर कुछ हेल्प के लिए तो 8368196379 पे कॉल कर सकते हैं। आप शाम में कॉल करें तो ज्यादा बेटर होगा। और अगर मेरा एफर्ट सही लग रहा है आप लोगों को तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, मैं उस प्रॉब्लम को देखता हूं। चलिए आगे आप लोगों के लिए, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, आगे आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है मेरा, और बहुत जल्द इसे शुरू करूंगा मैं। तो 66 के लिए तो प्रॉपर आप लोगों का ऑप्शनल हिस्ट्री और जीएस पेपर प्री का भी एक प्रॉपर मंच मिलेगा आपको यहाँ पे। चलिए आज की क्लासेस में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले क्लास में हमने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 6th सेंचुरी बीसी तक के जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हमने किया था। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और यहाँ पे बात करूंगा। सिक्स सेंचुरी बीसी में आते आते हमने देखा कि कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं। उसके बाद हमने वहां पे ये भी देखा था कि किस तरह से रिफॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अलावा हम 64 संप्रदाय के बारे में बात किया था। इतना ही नहीं, हम 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण भी देखते हैं। और इस पे बड़ा अच्छा किताब है आर्य शर्मा जी का, और आप डीएन श्रीमाली, झा श्रीमाली की जो किताब है, तो वहां पे आप देखें तो वहां पे भी बहुत अच्छे ढंग से इसको लिखा है। या फिर जो आर्य शर्मा जी की किताब आती है, उनका किताब ही है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन इन गंगा वैली, तो उस किताब में भी काफी मेंशन किया हुआ है। और खास करके ये हमारा बिहार के एरिया को कवर करता है इसमें। तो इसको आप एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में लें। क्वेश्चन कैसा होगा मैं बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन आपका बनेगा इस पे कि आधुनिक अनुसंधान के प्रकरण में वह विचार कि भारत में लौ प्रौद्योगिकी द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक
और आर्थिक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण। तो विशेष ध्यान में रखते हुए स्पष्ट करें। देखिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक अनुसंधानों के प्रकरण में वह विचार कि भारत में लौह प्रौद्योगिकी द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण को विशेष ध्यान में रखते हुए स्पष्ट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सेकंड अर्बनाइजेशन की किस तरह से। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर इसमें जैसे क्वेश्चन ये भी मिला दे कि कहाँ तक सत्य है, ऐसा भी वो पूछ सकता है कि क्या लौह प्रौद्योगिकी के कारण ही द्वितीय नगरीकरण का एक बेस तैयार हुआ था। तो आपको इन चीजों पे समझाना है कि जैसे आर्य शर्मा है तो आर्य शर्मा जी का किताब तो पूरा का पूरा हम देखते हैं कि लौह प्रौद्योगिकी पर है, लेकिन बाद में जो अनुसंधान हुआ है तो केवल हम लौह प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र, वहाँ के भौगोलिक कारक, वहाँ के शासक, इसके अलावा हम वहाँ का जो खास करके भौगोलिक उसमें जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है जैसे नदियां हैं, तो व्यापारिक मार्ग के तौर पे नदियों का एक व्यापक रूप से प्रयोग करना, तो कई सारे ऐसे फैक्टर भी खुल करके आए जो द्वितीय नगरीकरण को बढ़ावा दिया था। तो आपको लॉ को ध्यान में रखते हुए लिखना है, लेकिन साथ में ये बताना है कि वहाँ के जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा था, खास करके आपने रिफॉर्मेशन देखा तो रिफॉर्मेशन में क्या है कि जैसे बौद्ध जैन जैसे संप्रदाय, मैंने 64 संप्रदाय की बात करा तो बौद्ध जैन जैसे संप्रदाय में आपने क्या देखा कि व्यापारिक वर्ग, इसके बाद राजवाड़े जो नवोदित राज थे जो उदय हो रहा था उनका झुकाव है। तो ये लोग क्यों इधर आ रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है लोगों का। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक कारक भी ये द्वितीय नगरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण है। आर्थिक कारण में आप वहां पे देखेंगे कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में आकर के स्थिति बदलने लगी थी और एक पशुचारक व्यवस्था एक अस्थायी व्यवस्था में बदला, और बाद में कृषि की वृद्धि, और उसके बाद इस कृषि में लौह धातु का प्रयोग खास करके हल के रूप में और गहरी जुताई के कारण। और दूसरा चीज आपको ये बताना है कि केवल गहरी जुताई या लौह के कारण ही नहीं बल्कि गंगा का जो उपजाऊ मैदान है जिसको मैंने भौगोलिक कारक बताया वहाँ के, और पर्यावरण परिस्थितिकी कारण है, वो भी किस तरह से आर्थिक परिदृश्य में सहायक रहा है। तो केवल हम लौह युग के कारण या लौह प्रयोग के कारण ही हम नहीं कहेंगे कि इतिहास में परिवर्तन हुआ, इसके कई सारे कारण है, उसको ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोग नोट करें और इस पे काम करें। चलिए अब आते हैं हम यहाँ तक हमने बात कर लिया, अब हम मौर्य काल पे आते हैं क्योंकि मौर्य काल आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मौर्य काल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस है, देखिए मौर्य काल इस बार 64वीं बीपीएससी में मौर्य काल पे रिसोर्स पे क्वेश्चन था और रिसोर्स पे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिसोर्स पे काफी ध्यान दे रहा है, लेकिन रिसोर्स क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसको हम अपना सेक्शन सेकेंड में रखेंगे। ध्यान दीजिए, आप लोगों से मैं एक चीज और बताना चाहूँ, मैं अभी कल या परसों लाइव आऊंगा, तो लाइव आकर के आप लोगों के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कैसे टॉपिक डिसाइड करेंगे आप, ये तरीका बताऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहें यहाँ पे, और जब लाइव आता हूं तो आप देखिए वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मौर्य काल में आपका सबसे जो पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन।
आलोचनात्मक अवलोकन कीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मौर्य काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का आलोचनात्मक अवलोकन करें। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे मौर्य काल में मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे लिखें कि हाल के शोधों के प्रकाश में हाल के शोधों के प्रकाश में मौर्य राज्य के बारे में चली आ रही यह धारणा कि वह अत्यंत ही केंद्रीकृत शासन था, केंद्रीकृत शासन था। कहां तक बदली है, या इसमें रहेगा कि कहां तक सत्य है, स्पष्ट करें कि हाल के शोधों के प्रकाश में मौर्य राज्य के बारे में चली आ रही है यह धारणा कि वह अत्यंत ही केंद्रीकृत शासन था, कहां तक सत्य है, स्पष्ट करें। इसमें हमें ये देखना है कि क्या मौर्य शासन प्रणाली केंद्रीकृत था, तो केंद्रीकृत था तो आपको केंद्रीकरण के क्या तत्व दिखाई दे रहे हैं वो लिखना है। अगर केंद्रीकृत नहीं था तो कौन कौन से ऐसे तत्व है जो विकेंद्रीकृत प्रक्रिया को दर्शा रहा है उसको लिखना है। इस पे आप रोमिला थापर का बहुत अच्छी किताब है, मैंने उनका कई लेक्चर भी सुना है। तो रोमिला थापर की एक किताब है द अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, तो वहां पे भी केंद्रीकरण को काफी अच्छी तरह से उन्होंने दर्शाया है। इसके बाद उनकी कई सारी किताब, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण पे भी उनकी एक किताब है, तो वहां पे भी राज्यों का प्रगुणन करके है वो किताब, तो वहां पे भी काफी अच्छी है। स्टेटमेंट वगैरह उन्होंने लिखा है, इस पे भी काफी उनका रिसर्च रहा है कि किस तरह से उन्होंने बांटा है कि कोर एरिया है, पेरीफेरल एरिया है, और हम बात करें तो किस तरह से केंद्र से अगर हम पेरीफेरल एरिया के तरफ जाते हैं तो शक्ति किस तरह से कमजोर होने लगता है। और हम चारों तरफ, मान लो जैसे अगर एक सेंटर है, अब सेंटर पटना है यानी पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा के आसपास केंद्रीकरण की प्रक्रिया रहेगी, लेकिन जैसे हम यहाँ से बाउंड्री एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम ढूंढे कि यहाँ पे भी केंद्रीकरण पाटलिपुत्रा के आसपास के एरिया की तरह होगा तो वो चीज यहाँ पे नहीं देखा जा सकता। तो इस तरह से उन्होंने काफी डिसाइड करके लिखा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य से जो मैंने क्वेश्चन इस बार के लिए रखा है, और ध्यान दें इस बार मौर्य साम्राज्य से आपका क्वेश्चन या तो केंद्रीकरण वाला या फिर अशोका की धन नीति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि मुझे लग रहा है। अब जैसे मौर्य साम्राज्य में धन नीति को देखिए कैसे पूछ सकता है वो, मैं आप लोगों को धन नीति के बारे में बताऊं कि पहला क्वेश्चन है कि अशोक के धन नीति पर अशोक की धन नीति
पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। क्या यह राजनीतिक उद्देश्य का परिणाम था? क्या यह राजनीतिक उद्देश्य का परिणाम था अथवा बौद्ध धर्म से प्रभावित? स्पष्ट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अशोक का धम्म नीति पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखे कि उनका जो धम्म नीति है किस उद्देश्य से प्रभावित था, या तो वो राजनीतिक उद्देश्य का परिणाम था या फिर बौद्ध धर्म से प्रभावित था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, या इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरह से पूछ सकता है कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में एक मोड़ साबित हुआ। निर्णायक लगा लें, निर्णायक मोड़ साबित हुआ और इसने भारतीय और समस्त पूर्वी दुनिया को व्यापक रूप से प्रभावित किया। कथन की सत्यता का परीक्षण करें। देखिए, क्वेश्चन काफी सोच समझ के मैं बनाता हूं, और जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट होते हैं काफी अच्छी तरह से, जिस तरह से सिविल सर्विसेज में आईएएस से लेकर के पीसीएस से क्वेश्चन बनते हैं, और बीपीएससी भी अब काफी स्मार्ट क्वेश्चन बनाने लगा है, उसी को ध्यान में रख करके मैं क्वेश्चन बनाने का हमेशा प्रयास करता हूं। और क्वेश्चन का वेटेज होता है, आप ध्यान दें, क्वेश्चन का वेटेज होता है, उन चीजों को आप समझ लेंगे तो फिर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे यहाँ दिया है कलिंग युद्ध अशोक के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, अंडरलाइन करेंगे कि किस तरह से कलिंग युद्ध के बाद उसमें एक सोच विकसित होता है, और वो किस तरह से भेड़ी युद्ध के जगह पे, यानी कि युद्ध नीति के जगह पे एक धम्म नीति को पालन करता है, वो लिखना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, यहाँ दिया कि और इसने भारतीय और समस्त पूर्वी दुनिया को व्यापक रूप से प्रभावित किया। तो भारतीय तो आप यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ समस्त पूर्वी दुनिया कहने का मतलब कि उसने धम्म प्रचार की नीति को, धम्म की नीति को प्रचार करने के लिए किस तरह से कौन कौन सी नीतियां अपनाया था, कहाँ कहाँ किसको भेजा, और किस तरह से धम्म नीति, अशोक की धम्म नीति ने, या अशोक का जो कलिंग युग के बाद जो उसकी नीति है, किस तरह से लोगों को प्रभावित किया समकालीन परिस्थिति में ही। बाद में हम देखते हैं कि आगे भी इसका प्रभाव रहा है, चाहे आप हर्षवर्धन के काल में देख लें,
तो वहां पे भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये व्यापक रूप से इसका प्रभाव रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर आप लोग करेंगे। इसके बाद देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है कि इसमें एक पतन पे क्वेश्चन मैंने लिखा है कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यह कहां तक कहना उचित होगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक मुख्य रूप से उत्तरदायी था। अपने शब्दों में उत्तर दें। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन पे। आप अभी मैंने रोमिला थापर का बुक बताया कि द अशोका डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, अशोका द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन। वहां पे काफी मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में काफी विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है और मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की नीति कितना प्रभावी रहा है इस पे क्वेश्चन है। तो आपके अशोक की नीति को दिखाना है कि किस तरह से शासन व्यवस्था को कमजोर किया, एक सैनिक व्यवस्था को कमजोर किया और बाद में जैसे जैसे सैनिक व्यवस्था कमजोर हुआ फिर अर्थव्यवस्था भी कमजोर होने लगा। तो ये चीज आपको लिखेंगे, लेकिन आपको इससे सहमत नहीं होना है कि हाँ अशोक की नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन में एक मतलब उत्तरदायी था। मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक था, लेकिन उत्तरदायी हम यहाँ पे नहीं कहेंगे सिर्फ अशोक की नीति को, क्योंकि उत्तराधिकार भी काफी मायने रखता है। तो अशोक के बाद जो मौर्य साम्राज्य में कमजोर उत्तराधिकार की एक परंपरा बना था और कमजोर उत्तराधिकार के कारण भी साम्राज्य की स्थिति को संभालना व्यवस्थित नहीं रहा था। इसके बाद जब कमजोर उत्तराधिकार होता है तो अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगती है, कुछ जो छोटे छोटे वर्ग होते हैं वो संगठित होने लगता है और आपने देखा कि अंत में किस तरह से शुंग एक संगठित होकर के बाद में मौर्य साम्राज्य को खत्म करके शुंग वंश की स्थापना होता है। तो ये क्या है, ये केवल हम मौर्य साम्राज्य में अशोक का हम पतन में अशोक को जिम्मेदार नहीं बताएंगे, बल्कि कमजोर उत्तराधिकार, कमजोर आर्थिक पक्ष, कमजोर राजनीतिक पक्ष और एक का हम कहेंगे कि संगठित केंद्रीकरण की प्रक्रिया में कमजोरी भी मिला जुला करके इस साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। ये क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए आप लोगों का मौर्य साम्राज्य पे क्वेश्चन पूछा है बराबर कि मौर्य युग के स्रोतों के महत्वों का मूल्यांकन करें और 64वीं में भी स्रोत पे क्वेश्चन था। तो आप एक नोट बना लेंगे कि मौर्य साम्राज्य मौर्य युग के स्रोतों के महत्वों का मूल्यांकन कीजिए। ध्यान दीजिए सिंपल सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 63rd मेंस में पूछा गया था। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि मौर्य युग के स्रोतों के महत्वों का मूल्यांकन करें और आपने 64वीं में भी क्वेश्चन देखा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो इतना क्वेश्चन था मौर्य साम्राज्य से। देखिए इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है कि जैसे देखो मौर्य साम्राज्य के बाद हम बात करते हैं खास करके
5 शताब्दी की बात करते हैं, जो 200 बीसी से लेकर के 300 एडी तक का कहते हैं अंधकार युग था। तो अंधकार युग से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम गुप्त काल से देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं एंशिएंट इंडिया के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है खत्म कर दूंगा वहां पे। तो आप लोगों के लिए ये काफी फायदेमंद होगा, आप लोग आंसर बनाइए। चलिए अंधकार युग से देखते हैं। यहां से क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस बार अंधकार युग से क्वेश्चन बनना चाहिए, और 100% बनना चाहिए। आगे बीपीएससी की मर्जी है, जो करें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तथाकथित अंधकार युग के दौरान उत्तरी भारत में नई शक्तियों के उदय, की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दें। देखिए अंधकार युग तो हम सीधा अंधकार युग मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल को हम सीधा अंधकार युग में देख लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भारत में एक व्यापक राजनीतिक परिवर्तन भी हो रहा है, और साथ के साथ आर्थिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। तो आप ध्यान दें यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन कैसा, राजनीतिक परिवर्तन से मेरा आशय है केंद्रीकरण की प्रक्रिया नहीं। हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया उभर रहा है भारतीय परिदृश्य में, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति उभर रही है। और हम उत्तर भारत में देखें तो खास करके कुषाणों ने एक व्यवस्थित राज व्यवस्था कायम करने का कोशिश किया था, लेकिन वो मौर्य के तरह केंद्रीकृत शासन नहीं था। इसी तरह से अगर हम संपूर्ण परिदृश्य की बात करें भारत का, तो दक्षिण में आप देखिए सातवाहन, तो उस समय सातवाहन भी एक व्यवस्थित तौर से उभरने लगा था, और हम देखते हैं कि इधर कुषाण है और दक्षिण में सातवाहन है। इन लोगों ने हालांकि एक व्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन केंद्रीकरण का अभाव था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भले ही राजनीतिक तौर से कई शक्तियों का उदय हो रहा है, तो उत्तर भारत में कौन सी ऐसी छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ था उसको लेना है। साथ ही आपको ये दिखाना है कि ठीक है तथाकथित अंधकार युग, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है तथाकथित, कि क्या अंधकार युग था या अंधकार युग नहीं था। तो विद्वान इसे अंधकार युग नहीं मानते, कहते हैं कि ठीक है राजनीतिक तौर से देखें तो एक डिक्लाइन का फेज है, लेकिन अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आप ये भी देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में हम रोम के व्यापार देखते हैं, जैसे अरिका मेडू से जो उत्खनन हुआ और वहां से हमें रिसोर्स मिले हैं, और खास करके जो शीशे से बने हुए जो सामान है, और जो काफी उपभोग की वस्तुएं, जो भोग विलासिता वाली वस्तुएं जैसे अरेंटाइन पॉटरी वगैरह है, शीशे की वस्तु है, तो ये सब चीजें एक भोग विलासिता की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि किस तरह से ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ी थी और रोम के साथ कितना व्यापक व्यापार था। तो यहाँ पे हम देखें कि राजनीतिक दृष्टि से भले ही मौर्य की तुलना में डिक्लाइन का फेज है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से हम इसे अंधकार युग नहीं कहेंगे। तो तथाकथित अंधकार युग इसीलिए कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा सावधानी से आप लोग आंसर लिखेंगे। और मैं एक चीज और बताऊं, अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करनी है और 66वीं बीपीएससी में आपका ऑप्शनल हिस्ट्री होगा, तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वहां पे हम काफी डिटेल से इन चीजों का अध्ययन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए इस काल का कैसे बना सकता है। क्वेश्चन बना सकता है कि लगभग ईसा पूर्व 200 से
300 ईस्वी यानी 5 शताब्दी है। ईस्वी के बीच की शताब्दियां भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सामाजिक तथा धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण भू चिन्ह है। स्टेटमेंट है, ये भू चिन्ह है। इस प्रस्ताव का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे है कि लगभग ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी यानी कि 5 शताब्दी की बात कर रहा है कि 20 शताब्दी भारत के सामाजिक, अब ध्यान दें सामाजिक, अब इस काल में किस तरह से सामाजिक प्रगुणन हो रहा था, समाज में नए नए वर्गों का और सामाजिक वर्गीकरण किस तरह से हावी होने लगा था। खास करके जब हम मनुस्मृति वगैरह की बात करते हैं और यहाँ पे कह रहा है कि धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण भू चिन्ह है, स्पष्ट करिए। अब देखिए जैसे हमने देखा कि मोड़े के बाद हम जैसे बाहर से जब बाहरियों का भारत में आगमन होता है तो हम कई सारे वहां पे पृष्ठभूमियां देखना शुरू करते हैं। हम जैसे अब मान लो कुषाण है, शक है, इन लोगों को हम कहते हैं कि ठीक है क्षत्रिय है, लेकिन इसे दोयम दर्जे के क्षत्रियों का हम उदाहरण देना शुरू करते हैं। और यहाँ पे खास करके जो हम क्षत्रिय और ब्राह्मण का गठजोड़ है उसके आधार पे छोटे छोटे राज्यों का उदय भी हम देखते हैं। लेकिन आप देखिए समाज में उसे वो